नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत हाई है। सियासत हाई है यूजीसी के मुद्दे पर। छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत की लड़ाई स्वर्णों पर आकर अटक गई है। उत्तर प्रदेश जहां से हमेशा जाति की सियासत होती रही है, जाति की राजनीति होती रही है, और अब उत्तर प्रदेश में जब अगले साल चुनाव है, 2027 के विधानसभा चुनाव है, तो उससे पहले एक बार फिर से जाति वाली राजनीति शुरू हो गई है और इसको हवा दी है यूजीसी ने। 13 जनवरी से जो नए नियम लागू हुए, उसने इस लड़ाई को एक बार फिर से हवा दे दी और उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बार सवर्णों की लड़ाई देखी जा रही है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कैसे विरोध हो रहा है, क्योंकि इस्तीफों पे इस्तीफे भी सामने आ रहे हैं, सड़कों पर छात्र उतरे हुए हैं, बयानबाजी क्या सामने आ रही है, देखिए जरा। मैं यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से प्रश्न पूछने आया हूँ। कल रात को किस व्यक्ति का कॉल आया था जिलाधिकारी महोदय के फोन पे, जिसमें पूरे बोल रहा था पंडित पागल हो गया है। कौन सी विचारधारा का ब्राह्मण विचारधारा है? पंडित जो आपसे पंडित के नाम से जो गाली दे रहा है, ऐसी कौन सा विचारधारा व्यक्ति जिसने कॉल किया था इस पंडित पागल हो गया है? मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र, सामान्य वर्ग पूरा खिलाफ हो चुका है। करंट जो सरकार के खिलाफ हो चुका है। आप तुरंत से तुरंत गवर्नर मैन के माध्यम से एक रिपोर्ट लेके यहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र को जो है वापस जो बहाल करें, यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाएं। सरकार के समर्थन में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, माननीय अमित शाह जी के समर्थन में और स्वामी अमृतेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उनके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया। कि विगत 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था। उनके अनर्गल प्रलाप को, उनका जो अनर्गल प्रलाप था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए वेतन से मेरा परिवार चलता है, तो मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं केवल उसकी रोटी खाऊं और चैन की बंसी बजाऊं। मेरे अंदर भी एक दिल है, मैं यंत्र नहीं हूं, मैं रोबोट नहीं हूं। और मुझे लगा कि मेरे राज्य का, मेरे माननीय मुख्यमंत्री का, मेरे माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है, तो मैंने ये कठोर निर्णय लिया और मैंने इस्तीफा दे दिया। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से मुद्दों की वजह से राजनीति गर्म है, इस्तीफों पर इस्तीफों का दौर उस वजह से देखा जा रहा है। अब सवाल ये कि इस पर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है, इस सवाल का जवाब हम लेंगे। इसके साथ ही कई सुलगते सवाल होंगे जो हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए कि किस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई मुद्दा गरमाए और उत्तर प्रदेश के राजनेता बयानबाजी ना करें, अपने विचार साझा ना करें, कैसे हो सकता है भला? तो कैसे बयानबाजी का दौर राजनेताओं की तरफ से देखा जा रहा है, सुनिए। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूं, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो कल का इस्तीफा हुआ है वो उसका आधार एक वो विशेष रूप से है कि जो मुक्तेश्वरानंद जी के साथ अत्याचार अन्याय हुआ, जिन बच्चों की चुटिया खींचकर, जो वेद पाठी बच्चे थे, चुटिया खींच के मारने का अधिकार किसी सरकार के पास है क्या? किसी की चोटी खींचकर आप मारोगे, किसी का गिरवा वस्त्र फाड़ दोगे? अगर उसका कोई समर्थन करता है कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता, इसका मतलब कि उस सरकार के नाकामियों को छिपाने के लिए और सरकार के जो गलत काम है उसको छिपाने के लिए उसका समर्थन करता है। रेली के डीएम ने अपने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र देकर के ये सिद्ध कर दिया कि जो कुछ प्रयाग में हुआ है वो बहुत गहरी चोट हृदय को लगाने वाला है, इतनी गहरी कि इतना बड़ा पद भी आदमी छोड़ दे रहा है। लोगों के मन में बहुत बड़ा दुख है इस बात का पैमाना बन गया उनका इस्तीफा। हिंदू धर्म को आपस में लड़ाने का उपक्रम है।
ऐसा कानून ले आओ जिसमें हिंदू एक जाति दूसरी जाति के साथ ताल ठोंक के खड़ी हो जाए, एक दूसरे को नीचा दिखाए और आपस में लड़के मर जाए। हिंदू धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र है ये सब। ये वो सरकार कर रही है जो अपने आप को हिंदू हिंदू सरकार कहती है। अगर टिप्पणी हो रही है, कोई कुछ कह रहा है, तो निश्चित है उनके चाहने वाले लोगों के मन में पीड़ा और का होना स्वाभाविक है। उन्होंने रिजाइन दिया है उनके समर्थन में, तो निश्चित है कि उनकी अपनी भावना है। तो ये अगर राजनीति से प्रेरित है, इन्होंने किससे बात की? वो तो इस्तीफा देते ही माता प्रसाद पांडे से बात कर लेगी, तुरंत माता प्रसाद पांडे से बात कर ली। कुछ दिन में देखिएगा वो अखिलेश जी के यहाँ मिलेंगे। देखिए, सरकार ने कमेटी गठित करने का ऐलान भी कर दिया है, 15 दिन के अंदर ही इसकी जांच करके जो कमी रह गई उसको दूर करने का सरकार ने भी ऐलान कर दिया है। और अगर सरकार की बात पर जिनको भरोसा ना हो, न्यायालय का दरवाजा खुला है, न्यायालय भी जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सियासत की लड़ाई स्वर्णों पर आ गई है। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दो मुद्दे इस वक्त बेहद गर्म है। एक यूजीसी के नियम जिनमें परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, और दूसरा शंकराचार्य विवाद, जिसको लेकर स्वर्ण अपने ऊपर कह रहे हैं कि हम आखिर कहां पर आकर खड़े हो गए हैं। जातियों के आधार पर यहां पर उत्तर प्रदेश में सियासत देखी जा रही है। अब वो सिलगते सवाल आपके सामने रखते हैं जिसके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। सबसे पहला, क्या समानता का अर्थ किसी एक वर्ग को पूरी तरह से बाहर रखना हो सकता है, जिस तरीके से समानता की बात यूजीसी के नए नियमों में की जा रही है? दूसरा सवाल, झूठी शिकायत से बचाव के लिए क्या है मैकेनिज्म? शिकायत अगर गलत साबित होती है तो आरोपी शिक्षक अधिकारी की साख कौन वापस लौटाएगा? तीसरा सवाल, नियम शिक्षा सुधार है या फिर कैंपस के भीतर सामाजिक इंजीनियरिंग का प्रयोग, कि एक तरह की सामाजिक इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग यहां पर की जा रही है, फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। चौथा सवाल, जब अधिकारी खुद इस्तीफा दे दे तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी आखिर क्या बनती है, क्योंकि इस्तीफों का दौर देखा जा रहा है। पांचवा सवाल, क्या ये मुद्दा शिक्षा से ज्यादा वोट बैंक बनता जा रहा है? और ये सवाल, जो पांचवा सवाल हम आपको कह रहे हैं, ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से स्वर्णों पर, पिछड़ों पर, जनरल कैटेगरी पर यानी कि सामान्य वर्ग को लेकर खुलकर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो पूरे देश भर में इस वक्त चर्चा हो रही है, बात हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की लड़ाई यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में चुनावों ने ली अंगड़ाई है और यहाँ शायद सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की लड़ाई है। और कई सवाल, जिस तरह से हमने आपको कहा, जो आज सीधी बात में हम करेंगे हमारे खास मेहमान के साथ। एक बड़ा पैनल गेस्ट का हमारे साथ जुड़ेगा, एक एक कर उनका परिचय भी हम आपके साथ करा देते हैं और फिर अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए तपोष पाल जी इस चर्चा का हिस्सा हमारे साथ है। तपोष पाल जी को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ओबीसी नेता है हमारे साथ राधे श्याम जी, स्वागत है राधे श्याम जी आपका भी। संदीप सिंह जी करणी सेना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर अनिल सिरवैया हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर बाद, हालांकि अभी इस चर्चा का हिस्सा नहीं है। तो चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। तपोष पाल जी, शुरुआत आप ही के साथ। ये जो इस्तीफों का दौर देखा जा रहा है, बैक टू बैक रेजिग्नेशंस हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में खुलकर जातियों की बात हो रही है, जातियों की लड़ाई एक तरह से देखी जा रही है, क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि चुनावों ने ली अंगड़ाई है और अब जातियों की लड़ाई है? देखिए, मैंने कल भी आपके डिबेट में मैं था और सेम विषय था। देखिए, इसको मैं वही बता रहा हूं कि जबरदस्ती इसको जो है, इसके डेफिनेशन को बदला जा रहा है, गलत डेफिनेशन को जो है इसको एयर में डाला जा रहा है और उस तरीके से प्रोपोगेंडा को फैलाया जा रहा है। अब यहाँ पे कहीं पर भी ये किसी भी अगड़ी जाति, किसी भी सवर्ण, किसी भी जो फॉरवर्ड क्लास है या किसी के अगेंस्ट में है ही नहीं। ये बेसिकली पीड़ित बनाम भेदभाव है। तपोष पाल जी, समय की बचत करते हैं। तपोष पाल जी, समय की बचत करते हैं। आज ये विषय रखा ही दोबारा इसीलिए किया गया है क्योंकि कल जो चर्चा थी वो मुझे महसूस हुआ कि बहुत अधूरी रह गई, तो समय को थोड़ा सा बचाते हैं। कल हम आपसे ये चर्चा कर चुके हैं, अब सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। वो पॉइंट्स जरा यहाँ पर क्लैरिफाई कर दीजिए जिससे आप स्वर्णों को भरोसा दिलाएं कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। वो पॉइंट्स जरा क्लैरिफाई कर दें जिनसे आप जनरल को भरोसा दिलाएं कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, क्योंकि स्वर्ण यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें तो एक तरह से स्वाभाविक अपराधी घोषित कर दिया गया है। सामान्य वर्ग ये कह रहा है कि हम कहाँ हैं, हम तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, हमें
तो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो तर्क है, ये जो पॉइंटर्स है, इसी वजह से तो छात्र सड़कों पर हैं। तो सीधे आप इनको क्लैरिफाई करें, समय की बचत हो जाएगी। देखिए, इसमें जो कहा गया है कि हु इज प्रोटेक्टेड, उसमें SC, ST, OBC, EWS, वुमेन और PWD है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस डेफिनेशन को SC, ST, OBC तक ये रखते हैं, उसके बाद कहना शुरू कर देते हैं कि सवर्णों के अगेंस्ट में है। यहां वुमेन भी तो है, तो महिलाओं को के अगेंस्ट में अगर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भी नहीं, तो क्या ये पुरुष विरोधी हो गया है? हम इसको इस तरीके से ले लें कि ये पूरा कानून पुरुष विरोधी है। महिलाएं जो हैं झूठे आरोप लगाएंगे तो सारे पुरुष जो हाशिए पे चले जाएंगे, पुरुष बहुत खतरे में है। तो फिर कोई नियम ही ना बना। EWS जो कि इकोनॉमिक वीकेंड क्लास है, वो अगर कुछ आरोप लगाते हैं तो जो फॉरवर्ड क्लास है वो जो है मतलब जिनके पास पैसा है वो जो है आरोपी बन जाएंगे। इस तरीके से इन कानूनों को देखा जाएगा क्या? केवल इस डेफिनेशन को आधा पढ़ा जा रहा है और आधा पढ़ के झूठ परोसा जा रहा है समाज के अंदर, और उस झूठ के आधार पर ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं, तपोष पाल जी, अगर आप कह रहे हैं कि झूठा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और डेफिनेशंस जो है वो आधी अधूरी पढ़ी जा रही है या आधी अधूरी कन्वे की जा रही है, तो यहाँ पर जरा मैं संदीप सिंह जी को पैनल में इंक्लूड करना चाहूंगी। संदीप सिंह जी, कहां पर आपको परेशानी लगती है? बिना किसी तरह की बहसबाजी के जरा क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। इसको क्लैरिफाई करना इसीलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो छात्र जिन्हें कॉलेज के अंदर बैठकर पढ़ना चाहिए, वो आज सड़क पर है, तख्तियां लेकर विरोध कर रहा है। तो क्लैरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधे पॉइंटर पर आइए ताकि तपोष पाल जी उस बात को क्लैरिफाई कर सके। देखिए तपोष, कल भी मैं आपके संग था पैनल में, कल भी तपोष पाल जी ने यही बातें कही थी जो बातें उन्होंने आज कही हैं। और मेरा कल भी मुद्दा यही था कि उन्होंने अगर गजट हो उनके पास तो वो देख ले, उसमें जो उद्देश्य लिखा है उसमें इनकी बात सही है। उसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता मतलब विकलांग लोगों के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और महिलाओं, ठीक है, मैं मानता हूं। तो जो इन्होंने अभी कहा कि पुरुष खतरे में है, तो सवर्ण पुरुष तो खतरे में है, इस बात को मैं हमेशा मानता हूँ, सवर्ण पुरुष तो खतरे में है। अच्छा, ये तपोष पाल जी ने तब क्यों नहीं बोला था जब NCRB ने? आप मेरी बात सुन लें, आपकी बात आप गलत तथ्य दे रहे हैं ना। मैं सवर्ण पुरुष कहाँ लिखा गया ये बताइए। और यहाँ पे आप मेरी महिलाओं के लिए, जाति के लिए कहाँ कहा गया है? आप सारी महिलाएं हैं उसमें। आप किसी महिलाओं के अगेंस्ट में या तो आप मेरी बात सुन लें या आप अपनी बात कह लें। नहीं, पहले आप कह लीजिए तब मैं बोलूं। उच्च शिक्षा मेरी पूरी बात सुन लीजिए फिर आप अपनी बात करिएगा। आप पहले आप अपनी या तो कह लीजिए फिर मैं अपनी बोलूं। लेकिन उसके बाद जब परिभाषाओं में मोनिका जी आते हैं, वर्ग के तो पुरुष जो हैं वो खतरे में है। उच्च वर्ग के पुरुष आप किस आधार पर निकाले? कौन सा सेंटेंस है जहां से आपने इसको निकाला? उसमें लिखा भी तो नहीं है, उसमें सामान्य वर्ग, तपोष पाल जी, उसमें लिखा है कहाँ है सामान्य वर्ग? लिखा भी नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं उसमें कहाँ लिखा है, कहीं पर ये नहीं लिखा गया है। नहीं लिखा, सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति वहां पे अगर पीड़ित है तो वो कंप्लेन लॉन्च नहीं कर सकता है। तपोष पाल जी, एक बात बताइए, अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ त्रुटियां हुई हैं जिसकी वजह से मन में जो शंकाएं हैं वो पैदा हो रही हैं, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन त्रुटियों को जरा ठीक कर दिया जाए, उनको क्लियर कर दिया जाए, ताकि ये जो तख्तियां लेकर छात्र खड़े हुए हैं वो जरा वापस से अपनी पढ़ाई पर लग जाए? देखिए, मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर कहता हूँ, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए जो पीयर मिसयूज का जो कंट्रोवर्सी है, का मतलब है, सुन लीजिए मोनिका जी, बोलिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? तपोष पाल जी का कहने का मतलब है जितने भी लोग इस देश में विरोध कर रहे हैं, वो चाहे भाजपा ही रहे हों, चाहे वो भाजपा को वोट देते रहे हो, चाहे भाजपा के वोटर हो, जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उन्होंने इस नियम को पढ़ा ही नहीं। अरे तो भाजपा के भी तो नेता सर विरोध कर रहे हैं, कई बीजेपी के नेताओं ने तो विरोध में इस्तीफा दे दिया, विरोध कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। इन्होंने मुझे जो कहा वो कहा। अमिताभ अग्निहोत्री जी अगर कह रहे हैं, कुमार विश्वास जी अगर कह रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं,
तो तब तो कोई मैटर ही नहीं है, तब तो कोई बात ही नहीं है। देखिए मैं बता दूं, आप जो कह रहे हैं कंट्रोवर्सी जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स में फियर ऑफ मिसयूज है, कि मतलब उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए जाएंगे तो क्या होगा। देखिए सबसे पहली चीज है कि इस मैटर को लेके कोर्ट में सुनवाई जो है वो पीआईएल दायर कर दिया गया है और उस पे जो है सुनवाई होगी, उस पे जैसा निर्णय होगा उसको हम मान्य होगा, वो सबके लिए होगा, वो हमारे लिए। इस पॉइंट को जरा समझिए संदीप जी कि वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो पीआईएल दाखिल है ना, सुनवाई होगी, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं, संदीप जी जरा राधेश्याम जी से समस्या सुन लेते हैं, क्या उनका क्या तर्क है। संदीप जी ठीक है, संदीप जी आपकी बात हम समझे, तपोज जी उसका जवाब दे रहे हैं और जवाब के तौर पे वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल है, सुनवाई होगी, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन सरकार अगर सुनवाई में विरोध होता है, तर्क जो आप कह रहे हैं वही अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहे जाते हैं, तो सरकार का फिर आगे क्या स्टैंड होगा वो हम तपोज जी से जानेंगे, समझेंगे। लेकिन पहले राधेश्याम जी को जरा इंक्लूड कर ले, ओबीसी नेता हमारे साथ है। राधेश्याम जी आपके अनुसार नियमों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि जो नियम है वो पूर्णतः सही है, सही नियम है? यहाँ पर जो तमाम बातें की गई है, जो तमाम रेगुलेशंस की बात की गई है, वो 100% 100% सही है? सबसे पहले तो मैं पैनल के सभी साथियों को और एंकर महोदय को ओबीसी महासभा प्रदेश के छत्तीसगढ़ की ओर से नमस्कार करता हूँ जी, प्रणाम। और वास्तव में जो 13 जनवरी को यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2026 जो जारी किया है वो सही है, क्योंकि इसमें समानता को बढ़ावा देने की बात है। जैसे धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान, लिंग, डिसेबिलिटी के आधार पर जो बच्चों के साथ, जो छात्र छात्राओं के साथ उच्च शिक्षा में भेदभाव होता था, वो कहीं न कहीं उनको पीछे या अवसर की कमी उनको महसूस हो रही थी। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो रूल रेगुलेशन जारी किया है समानता को बढ़ावा देने के लिए, तो निश्चित है ये एसटी/एससी और शैक्षिक एवं सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए या पीडब्ल्यूडी के लिए बहुत ही बढ़िया ये राधेश्याम जी बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि जो पॉइंटर्स यहाँ पर रखे गए हैं, अगर यहाँ पर पिछड़ों की बात की गई है, बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म करें, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इससे जो सामान्य वर्ग है या जो स्वर्ण समाज है उनमें एक भावना डर की, भ्रम की आ गई है? वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो स्वाभाविक अपराधी घोषित कर दिया, क्या हम ही सब कुछ करते हैं, क्या हम ही अत्याचार करते हैं, अब सीधे तौर पर हमें गुनहगार साबित कर दे रहे हैं या हमें गुनहगार करार दे रहे हैं? क्या आप उनके बारे में सोच रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता पॉइंटर्स में थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की या फिर जो त्रुटियां हैं उनको ठीक करने की जरूरत है? यदि हमारे देश के लोगों को समानता का अधिकार मिल जाएगा तो ये कैसे कोई धर्म, जाति विशेष अपने आप को अपराधी घोषित करेगा? संभव नहीं है। सबको समानता का अधिकार है भाई इस देश में। जिस दिन से हमारे देश में संविधान लागू हुआ है उस दिन से समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है, तो स्पेशली फिर अगर सबको समानता का अधिकार है तो फिर ये रेगुलेशंस लाने की जरूरत आ ही क्यों पड़ी? क्यों ये नए नियमों की जरूरत आ पड़ी? तपोज पाल जी इसका जवाब देंगे और मैं लूंगी इसका जवाब। चलिए फटाफट तपोज पाल जी से 40 सेकंड्स में जवाब लेते हैं, फिर डॉक्टर अनिल सिरवैया का रुख करेंगे। फटाफट तपोज पाल जी, अगर जिस तरीके से वो कह रहे हैं इक्वालिटी की बात कर रहे हैं राधेश्याम जी, वो कह रहे हैं सबको समानता का अधिकार है और सरकार भी कह रही है जो रेगुलेशंस है उनको लेकर कि भाई हमारा मकसद है डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, भेदभाव को खत्म करना, तो पहले से इतनी असमानता थी क्या? समस्या ही क्या आ पड़ी? जरूरत ही क्यों आ पड़ी? देखिए 2012 में जो पुराने कानून बनाए गए थे, 2014 में हमारी सरकार आई, 2012 के जो पुराने कानून जो बनाए गए थे उसमें केवल यूजीसी में एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस जारी किया था और ये केवल सलाह थी, कानूनी मजबूरी नहीं थी। उन्हें कॉलेजों को इन्हें गंभीरता से लागू नहीं किया, कोई भी कॉलेज ने, और जितने भी शिकायतें आती थी उसको दबा दी जाती थी। 2026 तक आते आते यूजीसी को लगा कि 2012 का जो ढांचा है वो आउटडेटेड है, इनएफेक्टिव है,
अब इसमें जो है तेजी से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोर्ट के गाइडलाइंस आ चुके थे। यूजीसी द्वारा सरकार, संसद और अदालतों के पेश किए गए आंकड़े जो कि पिछले 5 वर्षों के लिए गए हैं, उसमें 118% की वृद्धि आई है। 2019 से 2020 के बीच में 173 शिकायतें और 2023 से 2024 के बीच में 378 शिकायतें टोटल आ चुकी हैं, जिसमें कि 704 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, 1553 1553 कॉलेजेस, उसमें 1160 औपचारिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। तो यूजीसी का तर्क इसमें यह है कि जब शिकायतें बढ़ रही हैं तो इसके लिए सख्त और बाध्यकारी कानून बनाना अति क्या आवश्यक है। यही कानून बनाना अति आवश्यक है? और ये बात आप सच कह रहे हैं। आंकड़े सामने आए हैं बीते 5 सालों के, जहां पर इस तरह के जो केसेस हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। लेकिन क्या अब इन नए नियमों के बाद, क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय का रैंकिंग सिस्टम है उसमें भारत के विश्वविद्यालय नहीं है टॉप रैंकिंग में, तो क्या इन नए नियमों के बाद भारत के विश्वविद्यालय टॉप रैंकिंग में आएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है, जिसका जवाब लिया जाएगा। लेकिन पहले जरा इस सिस्टम को थोड़ा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर अनिल सरवैया जी। ये जो नए नियम है इनको लेकर क्या कहेंगे? क्या आपको भी महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ऐसी है जिसकी वजह से जो स्वर्ण समाज है, जो सामान्य वर्ग है, उसमें एक असुरक्षा, असमानता की भावना पैदा हो रही है? या फिर ये एक बेफिजूल की राजनीतिक लड़ाई है, या फिर एक बेफिजूल की लड़ाई है जिसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? डॉक्टर अनिल, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी पहले अनम्यूट कीजिए अपना ऑडियो। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे विषय को समझने से पहले इसकी पृष्ठभूमि में जाना बहुत आवश्यक है। हमें ये देखना पड़ेगा कि यूजीसी बिल को लेकर जो विवाद है वो इसलिए है क्योंकि भारतीय समाज में आरक्षण, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय से जुड़े सवाल ऐतिहासिक और गहरे हैं। ये सिर्फ एक नीति का मामला नहीं है। अगर इसको आप देखेंगे, ये समानता, समता और रिप्रेजेंटेशन तीनों से संबंधित एक जो मामला है। अब हम जब इसमें देख रहे हैं कि पहला पक्ष कह रहा है कि जो ये जो बिल है वो सामाजिक न्याय की दिशा में सुधार करता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को उच्च शिक्षा और संस्थागत स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इस दृष्टि से ये बिल जो समानता के अवसर देता है। लेकिन यहाँ जो अभी बात हो रही है, चर्चा हो रही है, हम उसको कह सकते हैं कि जो दूसरा पक्ष जो पॉइंट उठा रहा है कि इसमें जो स्वर्ण समाज के युवा हैं उनके लिए अवसर कम होंगे, अन्याय और असंतोष की भावना पैदा होगी। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि भारत में आरक्षण कभी प्रतिशोध की नीति नहीं रहा है, बल्कि समान अवसर को व्यवस्थित करने का उपकरण रहा है। वो संवैधानिक अगर रूप से इसको अपन देखें तो जो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 16 है, जहां समानता और समान अवसरों की बात कही गई है, इसलिए इस बिल पर हल्ला इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग इसे कंपटीशन वर्सेस रिप्रेजेंटेशन की बहस के फ्रेम में देख रहे हैं। जहां तक सवाल जो है सवर्णों के साथ अन्याय का है, अन्याय और न्याय का मापदंड सिर्फ सीट की संख्या कभी नहीं हो सकती, बल्कि ऐतिहासिक बाधाएं, वर्तमान पहुंच और सामाजिक गतिशीलता होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब इसमें जो एक बात आ रही है बार बार कि ये कानून जो है सवर्णों के खिलाफ है, तो हमें इसमें देखने की आवश्यकता ये है कि कोई भी कानून किसी को टारगेट करके जो है कभी नहीं बनता। कोई भी कानून किसी जाति के खिलाफ नहीं होता है, कभी बनता नहीं। भारत में आज तक कभी ऐसा कोई कानून नहीं बना है। समझे ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी समझ पाए अच्छी तरीके से, क्या आपको लगता है टारगेट करके बना है कानून? टारगेट बनकर, टारगेट के थ्रू ये नियम बनाया गया? आ रही हो तो पुष्पाल जी, उनका पॉइंट पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि टारगेट कर ही नियम बने हैं? मोनिका जी, आप देखिए भारत के इतिहास में जब से भारत आजाद हुआ है उसके बाद जितने भी कानून संसद या विधानसभाओं के द्वारा बने हैं, मुझे कोई ऐसा याद नहीं है कि वो कोई भी कानून किसी जाति के खिलाफ बना हो, किसी भी जाति के खिलाफ बना हो। कानून बनता है किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए और किसी के व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए, ना कि पहचान को जो है उसमें कोई पहचान का कोई फोकस होता है। तो ये जो यूजीसी का बिल है, मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट है वो हिंसा, भेदभाव, अपमान, शोषण, अपराध,
इस तरह के व्यवहारों को रोकने का है, ना कि किसी को टारगेट करने का है। और इसमें एक बात और हमें देखनी पड़ेगी कि अभी कुछ दिन पहले ही हम सभी ने पूरे देश में अगर डॉक्टर अनिल अपमान रोकना ही मकसद है, जो कि ये क्लियर किया भी जा रहा है, बार बार कहा भी जा रहा है कि अपमान रोकना एक मकसद है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, भेदभाव खत्म होना चाहिए, जो कि अच्छी बात है, तो फिर डर भ्रम का माहौल क्यों उत्पन्न हो गया है? ये डर क्यों लग रहा है? मैं इसी बात को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी आपके सामने कि थोड़े दिन पहले ही पूरे देश में अभी हमने हिंदू सम्मेलन आयोजित किए। उन सम्मेलनों में हमने एक बात कही कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जब हम सब हिंदू भाई भाई हैं तो एक भाई को दूसरे भाई से डरने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, डर इसमें वहां आना आएगा। डॉक्टर अनिल देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप ये लाइन कह रहे हैं ना कि जात पात की खत्म करो लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, डर नहीं होना चाहिए, तो फिर ये तो फिर पहले भी आप कह सकते हैं कि पिछड़े हैं, सामान्य हैं, स्वर्ण है। ये पिछड़े क्यों डर रहे थे स्वर्ण से और सामान्य वर्ग के बच्चों से? फिर तो ये वाली बात भी आ सकती है। जब ये बात हम कह रहे हैं कि स्वर्ण को क्यों डरने की जरूरत है, फिर पिछड़ों को डरने की क्या जरूरत है? ये बातें दो तरफा ही हो रही हैं। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूं, पर बातें दोनों पक्षों की तरफ से यही उठ रही हैं, जिसका एक समाधान बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो समाधान क्या हो सकता है, उसी पर हम कर रहे हैं आज चर्चा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सीधी बात में चर्चा सार्थक हो, न सिर्फ बहसबाजी हो। इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। लेकिन उससे पहले वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी नियमों पर जो सवाल हैं और जो बवाल उसकी वजह से देखा जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तपोष पाल जी बीजेपी की तरफ से हैं, राधे श्याम जी ओबीसी नेता हमारे साथ है, संदीप सिंह करनी सेना से हमारे साथ है, डॉक्टर अनिल सरवैया जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। तपोष पाल जी का सीधे रुख करते हैं। तपोष पाल जी, सरकार के भीतर भी तो देखिए विरोध के जो स्वर हैं वो उठ रहे हैं। अधिकारियों का इस्तीफा देखा जा रहा है, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा है, कई बीजेपी नेताओं का विरोध देखा जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सरकार के अपने ही सिस्टम में एक तरह से असंतोष को दर्शाता है, असंतोष को दिखाता है? तपोष पाल जी सुन पा रहे हैं आप? तपोष पाल जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जल्द हम तपोष पाल जी से संपर्क साधेंगे और इस चर्चा में तपोष पाल जी से इस पॉइंटर को हम समझेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि किस तरीके से सरकार के भीतर से ही जो विरोध के स्वर हैं वो उठ रहे हैं। राधे श्याम जी का रुख करते हैं। राधे श्याम जी, क्या आपको नहीं लगता कि अब जिस तरीके से ये सवाल उठ रहे हैं, बवाल हो रहा है, इसके बाद संवाद की जगह होनी चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि जो है बिल्कुल ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे कि आप सबको विदित होगा 90 के दशक में जब मंडल कमीशन के अनुशंसा लागू होना था, तो उस समय भी इस टाइप से माहौल खड़ा किया गया था और कहीं न कहीं मंडल आयोग के अनुशंसाओं को लागू होने से रोका गया है। ओबीसी के साथ हमेशा से छल हुआ है और इस बार भी छल होने की संभावना है। अगर छल नहीं चाहते हैं तो इनको लागू करना चाहिए, क्योंकि जो सदियों से जो छले हुए हैं, जिनके साथ भेदभाव हुआ है, उनको तो न्याय मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, है ना, तो हमारे समुदाय में प्रतिभा नहीं है ऐसा नहीं है, उनको एक अवसर चाहिए, सही प्लेटफॉर्म चाहिए, नहीं तो हमारे लोग कहीं किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। और ये बहुत अच्छा है और इसमें समानता का जो डेफिनेशन दिया गया है बहुत बेहतरीन है और सामाजिक न्याय की दिशा में ये बेहतर अनुशासन है जो नियम पारित किए गए हैं। तो राधेश्याम जी, आप कह रहे हैं कि यानी कि संवाद जो है बिल्कुल सही है, संवाद की भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। संदीप सिंह जी, क्या संवाद के लिए जगह नहीं होनी चाहिए? राधेश्याम जी की बात से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि संवाद के लिए भी जगह होनी चाहिए, ताकि ये जो सवाल है उन सवालों का जवाब पूर्ण तरह से मिल सके? दूसरा सवाल मेरा आपसे, दो सवाल है मेरे आपसे, क्योंकि दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता जिस तरीके से पूरी लड़ाई बढ़ती चली जा रही है और सभी का इन्वॉल्वमेंट इसमें तेजी के साथ देखा जा रहा है,
ये एक तरह से जातिगत ध्रुवीकरण की तरफ ये लड़ाई बढ़ती जा रही है, ना कि शिक्षा सुधार के मुद्दे तक सीमित रह गई है। कुछ नहीं, सरकार ने क्या किया, सरकार ने राजनीति को संस्थानों में उतार दिया है, राजनीति को संस्थानों में ले गई है और सरकार ने ये तय किया। मैं राधेश्याम जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी थी, सीजीआई दीपक मिश्रा साहब ने दी थी SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी के लिए कि उसमें बगैर जांच के और बगैर उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उसके बाद यही माननीय मोदी जी बिल ला के उसको कर दिए। उसमें तो ये हम लोगों के संग शामिल थे, तब इन्होंने वो विरोध क्यों नहीं किया था? एट्रोसिटी एक्ट का विरोध ये बैकवर्ड समाज ने क्यों नहीं किया था? उसका भी विरोध करने के लिए हम ही लोग थे, हम लोग विरोध करते आए हैं और कर रहे हैं। उस एट्रोसिटी एक्ट में ना कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोग फर्जी फंसाए गए, उस आंकड़े की जरूरत नहीं है। पहला जवाब, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, तपोस पाल जी जो कह रहे हैं या जो लोग बता रहे हैं कि 118% मामले बढ़े हैं विश्वविद्यालय में डिस्क्रिमिनेशन के, तो उसमें ये तो तय है नहीं कि सबका डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ, क्योंकि जब मामले बढ़े हैं तो SC/ST का ही मामला चलता था, तो सारा डिस्क्रिमिनेशन क्या सवर्ण समाज ने किया था? जो मामले आए हैं क्या वो सारा मामला, वो आंकड़ा तो अभी स्पष्ट है ही नहीं है कि नहीं सारा जो भी उत्पीड़न किया था वो सवर्ण समाज ने किया था। और उस प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। बहन जी दलित मुख्यमंत्री 4 बार हो गई, माननीय मुलायम सिंह यादव, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, नेताजी कहता था, मैं हमेशा नेताजी कहता हूँ, मैं उनको मानता भी था। मुलायम सिंह यादव जी यहाँ मुख्यमंत्री हो गए, अखिलेश यादव जी यहाँ मुख्यमंत्री हो गए। आखिर समानता का किस लेवल तक अधिकार चाहिए, किस लेवल तक चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, समानता का अधिकार बहुत अच्छी बात है, सबको मिलना चाहिए, बैकवर्ड भाइयों को भी मिलना चाहिए, दलित भाइयों को भी मिलना चाहिए, महिलाओं को भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। लेकिन उस समानता के अधिकार में हम लोगों को असामान्य करार दे दिया जाए, ये कौन सी नीति है सरकार की? हम लोग वोटर नहीं है, बस कहानी कितनी है कि आपके वोटरों की, आपकी वोटिंग पर संदीप जी, यही संदीप जी एक सेकंड, यही वाली बात मैं डॉक्टर अनिल से भी पूछ रही थी। आप कहते हैं कि समानता का अधिकार, हम भी वोट करते हैं, ये सारी चीजें, यही बातें तो पहले पिछड़े भी कहते थे ना। जब तक ये नए नियम नहीं हुए उससे पहले पिछड़े भी यही बातें कह रहे थे। आप पिछड़ों की जगह ये बातें आप कह रहे हैं, तो यानी कि ये जो बातें हैं ये सिर्फ शिफ्ट हो गई हैं। ये जो जुबानी तीर है ये तो वो सेम एज इट इज है, बस ये है कि एक पक्ष से शिफ्ट होकर ये दूसरे पक्ष पर आ गए हैं। संदीप जी आप ही से सवाल है। मुझसे? जी जी। हाँ, तो ये बिल्कुल इसको बहुत होशियारी से शिफ्ट किया गया है। ये तो मैं कल भी आपसे कह रहा था। मैं ये कहता हूं कि एट्रोसिटी एक्ट में क्यों बैकवर्ड्स को शामिल किया था? इसी तपोस पाल जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो इस बिल के पहले तक हमारी भी सरकार हुआ करती थी, इसमें हमको कोई कहने में आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो इस बिल के पहले तक क्या कहते हैं, उनको एट्रोसिटी एक्ट में नहीं दिखाई पड़ रहा था, जबकि एट्रोसिटी एक्ट में NCRB का डाटा कहता कि 85% उत्पीड़न बैकवर्ड द्वारा SC/ST का किया जाता है। लेकिन ये केवल वोट बैंक की राजनीति, एक इतनी बड़ी खाई खोदने। हमारे मित्र क्या OBC समाज के नहीं आते? बहुत अच्छे मित्र। हमारे मित्र क्या SC समाज से नहीं आते, जिनके संग मैं पढ़ा हूँ? मैं जब का छात्र रहा उस समय के सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा था। लेकिन ये व्यवस्था, मोदी जी लगातार सदन में ये कहते रहे कि मैं जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मैंने पूछा। तो 2018 में एट्रोसिटी एक्ट लागू करते समय उनके मन में ये व्यवस्था नहीं आई थी। अचानक उनके मन में ये व्यवस्था आई कि ये 15% 18% है, ये मेरा कर ही क्या लेंगे। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति अभी तक हम लोगों को सिखाते रहे। हिंदू सम्मेलन के लिए इन्होंने जाति विभेद पैदा करके हिंदुओं को ही बांटने का काम कर दिया। और इन्होंने छात्रों के, हम तो ये कहते हैं UGC ने क्यों गाइडलाइन जारी की? CBSE से भी मेरी ये गुजारिश है, वो ऐसी गाइडलाइन जारी करे कि इस व्यवस्था को क्लास फर्स्ट से ही चालू हो जाना चाहिए, ताकि सवर्ण समाज के बच्चे, सामान्य वर्ग के बच्चे पढ़ ही ना पाए। तपोस पाल जी आरोप बहुत लग रहे हैं, तपोस पाल जी आरोप बहुत लग रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार के लिए खतरे की घंटी है? ना सिर्फ संदीप जी जो बातें कह रहे हैं उन बातों के अनुसार मैं आपको कह रही हूँ कि सरकार के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपकी सरकार के भीतर से भी तो विरोध के स्वर आ रहे हैं ना। अधिकारियों के भी इस्तीफे देखे जा रहे हैं, कुछ बीजेपी नेता भी हैं जो कि विरोध कर रहे हैं, उनकी बयानबाजी आप जानते ही हैं, सामने है। तो क्या आपको नहीं लगता ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और आपको इस बारे में सोच विचार करना चाहिए? देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि
ये गाइडलाइन क्यों लागू किया गया था, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आए हुए थे। किससे आए हुए थे? कोर्ट से आए हुए थे कि हाँ आप इस पे कुछ करिए, और इस पे जो है अकाउंटेबिलिटी वो उस इंस्टीट्यूशन की होनी चाहिए। ये कोर्ट के तरफ से लाए गए थे, इसलिए यूजीसी ने, अभी पूछा जा रहा था ना यूजीसी ने क्यों लाया है ये कानून, तो यूजीसी ने इसीलिए लाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन है कि आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए, क्योंकि आप इसको रन कर रहे हैं। आपकी बात पे संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? तपोष पाल जी, बच्चे आपकी बात पे कैंपस में संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं खत्म कर लूं। फटाफट बच्चे आपके कैंपस में पढ़ने जाते हैं, बच्चों को की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आपके यहाँ रहनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये प्राइमरी स्कूल्स की बात कर रहे थे। मैं मोनिका जी आपसे कहता हूं कि उस दिन मैं भी आपके डिबेट में था, साइकोलॉजिस्ट पे आपने बुलाया हुआ था, और क्लास 10th की 7th का एक बालक था, उसने सुसाइड कर लिया था। उस समय हम लोगों ने दोषी किसको ठहराया था? स्कूल प्रशासन को ठहराया था। क्यों ठहराया था? क्योंकि उस लड़के के खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेशन हुए थे। देखिए, आज मैं जाति पे बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं किसी महिला या ईडब्ल्यूएस उस पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज डिस्क्रिमिनेशन पे बात कर रहा हूं, और डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए। अब मैं ये कहता हूं कि झूठी शिकायत का डर दिखाकर असली पीड़ित को चुप करा देना, 70 साल तक यही हथकंडा चला। आप जो है पीड़ित को फिर आने ही नहीं देंगे, आप फिर तो ये कहेंगे कि जो अक्यूज है वो कभी बनेगा ही नहीं। आप ये दिखा देंगे कि नहीं इस पे तो झूठी कार्रवाई हो जाए, तो कोई लॉ ही मत बनाइए फिर आप। मैं एक चीज और बता दूं आपको, तपोष पाल जी, क्या आपने अपने ही नेताओं को भरोसे में नहीं लिया? क्या आपने अपने ही अधिकारियों को भरोसे में नहीं लिया? अगर सरकार जो कर रही है वो सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, तो आपके अधिकारी, आपके नेता विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं दूसरी पार्टी तो छोड़िए, मैं आप ही की पार्टी की बात कर रही हूँ। विपक्ष को तो आज हमने लिया ही नहीं है। देखिए, अधिकारी तुम मेरे या आपके या किसी के नहीं होते हैं, वो जो है सरकार के होते हैं, सरकार के नियमों का पालन करते हैं। हाँ, वो आप अधिकारी हमारा कैसे बना सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ, राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनके अंदर अपने अपने व्यूज होते हैं, और वो उनको हम इन सब चीज जो भ्रम फैलाया गया है उसको हम जो है सेटिस्फाइड करेंगे। यही तो लोकतंत्र है भाई, ये भाजपा में भी लोकतंत्र है। भाजपा के नेता कोई बंधक थोड़ी ना है। क्लैरिफाई करने की बात संदीप जी, तपोष पाल जी कह रहे हैं। आपको उसको सेटिस्फाई, एक चीज और बता दूं जो बार बार इसके ऊपर प्रश्न उठाया जा रहा है, लीगल एस्पेक्ट, लीगल स्टेटस क्या है? देखिए, यूजीसी के जो रूल्स हैं वो पार्लियामेंट्री एक्ट नहीं है, इट्स नॉट अ पार्लियामेंट्री एक्ट। यूजीसी में केवल इतना कहा गया है कि आपको कमेटी बनानी है। देखिए, मैं एक्सप्लेन कर दूं फ्रेमवर्क पूरा। ईओसी है, प्लस इक्विटी है, इक्विटी कमेटी है, प्लस 24 आवर्स है, प्लस 15 डेज है, और ये मिलके जो है यूजीसी बिल 26 बनता है। मैं क्विकली कवर कर रहा हूँ। ईओसी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, और इक्विटी, उसके बाद वो इक्विटी कमेटी है। वो कमेटी में कौन कौन रहेंगे वो मैं बाद में बताता हूँ। 24 घंटे के अंदर अंदर एक्शन बिगिंस। अगर कोई कंप्लेन आता है तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर सुनवाई शुरू करनी पड़ेगी, और 15 दिन के अंदर अंदर उसको रेजोल्यूशन पे लाना पड़ेगा। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि किसी ने वहां पे कोई अपराध या कोई इसने पीड़ित आई है और या आया है और वो उन्होंने कुछ लॉन्च किया है तो आप उस पर कुछ कर ही नहीं सकते। आपको इमीडिएटली ईओसी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में मैंडेटरी सपोर्ट सेंटर इन एवरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। और कंप्लेन लॉन्च करने का तरीका मैं बता दूं, ऑनलाइन पोर्टल है, ईमेल है, 24/7 है, और हेल्पलाइन है। कॉन्फिडेंशियलिटी में वो लड़की अगर ये चाहती है या कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे नाम को नहीं वो किया जाए तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखी जाएगी, और कैंपस की सेफ्टी और सिक्योरिटी इसकी भी जिम्मेदारी ली जाएगी। ये कमेटी क्या करेगी? ठीक है, ये कमेटी के बारे में आपने बताया। संदीप जी, मुझे फटाफट से अभी बताइए। ठीक है, आपकी बात हमने सुनी। संदीप जी, फटाफट से मुझे ये बताइए, अगर रिप्रेजेंटेशन में जनरल कैटेगरी शामिल कर लिया जाता है। हाँ, जो बातें हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता बड़े भाई बता रहे हैं, इन सब बातों से हम लोग सब लोग अवगत हैं। इस बातों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, दो बातें आप जानिए। सन 1871 में अंग्रेजों द्वारा एक ट्राइबल एक्ट लाया गया था, जिसमें हिंदुस्तान की 5 जातियों को, ट्राइबल जातियों को, जिनको ट्राइबल माना जाता तो उनको स्वघोषित अपराधी, मतलब पैदा होते ही उनकी हिस्ट्री सीट खाने में खुल जाती थी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, 5 जातियां मुझे जानता हूं किस जातियों को किया गया था। उसी तरीके से ये एक लाया गया है। एक बात तो ये समझ लिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार ये लोग, सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की, और सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे ये मालूम है,
मैं भी पढ़ा लिखा हूं कि रोहित वेमुला और पायल तावड़ी की मां गई थी, इंदिरा जयसिंह उनकी वकील थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब एट्रोसिटी एक्ट पर गाइडलाइन जारी की थी तो उसको अध्यादेश ला के पलटने की क्या जरूरत थी? हमारे बैकवर्ड भाइयों को उसमें से बाहर करके वो सवर्णों के साथ या सामान्य व्यक्तियों के संग जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? आप एक ही विषय पे दो चेहरे आपने दिखाया, बस ये कि समय वो 2018 का था या 2026 का है, आप ये तो बता ही नहीं पा रहे हैं। आप हमको किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे? ये बात हमको ये विषय ऐड कर लिया जाता है, अगर जनरल रिप्रेजेंटेटिव ऐड कर लिया जाता है तो क्या जो ये असंतोष की भावना है वो संतोष में बदलेगी? आप दो बातें जान लीजिए, दो बातें। पहले तो हम लोग इसके पक्ष में नहीं है, खैर चलिए कोई बात नहीं, अधिनियम लागू हो गया 2012 के अधिनियम में, उसमें क्लास था कि अगर शिकायत गलत पाई जाएगी तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, इसी एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था, लखनऊ के विभूति खंड थाने से मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला और उसके वकील को जेल भेजा गया, फर्जी मुकदमा था। विष्णु तिवारी ललितपुर में एट्रोसिटी एक्ट में 20 साल की सजा हुई है, बाद में हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। अब इस तरीके की झूठी शिकायतों पे अगर हम पलट नहीं पाएंगे तो हमको कोई भी अमिताभ अग्निहोत्री वाली बात है, कोई भी आएगा कंप्लेन करेगा, उसकी नाम गोपनीय रखा जाएगा, चलिए वो भी ठीक है गोपनीय रखा जाए, नहीं तो हिंसक हो सकता है व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत हुई भी, मैं मानता हूँ गोपनीय रखना चाहिए। लेकिन अगर हम कंप्लेन फास्ट पाई जाएगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरीके से तो कंप्लेंट्स की बाढ़ आ जाएगी। भाई ये तो तफरी का विषय हो जाएगा मोनिका जी। नहीं, पर कहीं कुछ तो होना चाहिए ना कि संतोष आए। संतोष आएगा कैसे? कहीं कुछ तो होना चाहिए ना कि संतोष आए। सरकार कुछ कर नहीं रही, आप कुछ कर नहीं रहे, संवाद का इसी तरीके से इसका सोल्यूशन निकल नहीं रहा, तो सिचुएशन कैसे सुधरेगी? आप तो ऐसे करके बैठे हुए हैं कि मतलब हितधारकों के समूह के जितने बच्चे लगाना जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो। सुन लीजिए, एक मिनट तक जी मेरी बात सुन लीजिए, आप बोलते रहिएगा। मानवीय गरिमा के प्रतिकूल तो हम हो सकता है नोट्स आपको ना दे अच्छे बनाए हूँ, ये भी मानवीय गरिमा के प्रतिकूल है। हो सकता है मेरी बहस किसी फिल्म पे चल रही हो, उस पे आपको मेरी बात ना समझ में आए, तो ये प्रतिकूल व्यवहार और मानवीय गरिमा क्या चीजें जोड़ दी गई हैं। आपको बैकवर्ड जोड़ना था, आप बैकवर्ड जोड़ देते, कोई मुझे आपत्ति नहीं, सबको समान व्यवस्था मिलनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन सर झूठे पाए जाने पर भी कोई शिकायत का प्रावधान नहीं, कोई दंड का प्रावधान नहीं है, तो ये आपने स्वघोषित शोषक और शोषित दो हिस्से बना दिए। एक जो होगा शोषक होगा, जिसमें 15% सामान्य वर्ग होगा और बाकी 85% शोषित होगा। ये ट्राइबल एक्ट 1871 अंग्रेजों डॉक्टर अनिल सिरवैया जी, आपका डॉक्टर अनिल सिरवैया जी, कई आंदोलन आपने अभी तक देखे होंगे, ठीक है? तपोषपाल जी आ रहे, उन्होंने भी अपनी बात रखी, आपने भी अपनी बात रखी। बस एक सवाल, हाँ जी, दंड कौन देगा? यूजीसी दंड देगा क्या? बोलिए संदीप जी। आप जो बार बार कह रहे हैं कि झूठे केसेस लाएंगे और उसके बाद दंड देगा, दंड कौन देगा? सुनिए समता, सुनिए, उसमें किसी के खिलाफ भी करने का है, उसमें टीचर के खिलाफ भी, प्रोफेसर के खिलाफ भी शिकायत करने का अधिकार है। मेरी बात आप समझ लीजिए, आप पहले मेरी सुन ले। अगर तपोषपाल जी आप दंड की बात कर रहे हैं, अगर तपोषपाल जी आप दंड की बात कर रहे हैं कौन देगा, तो मुझे ये भी बता दीजिए, अगर शिकायत फर्जी होती है, फर्जी शिकायत कोई पाई जाती है, किसी छात्र के ऊपर आरोप लगते हैं या किसी प्रोफेसर के ऊपर आरोप लगते हैं, तो फिर फर्जी शिकायत पाए जाने के बाद उनकी जो रेपुटेशन है वो वापस कौन लौटाएगा? शिकायत फर्जी है, उसको क्लैरिफाई आपने किया नहीं है। तो अगर कोई छात्र को आरोपी बना दिया गया, प्रोफेसर को आरोपी बना दिया गया, फॉल्स आपको क्वोटेशन सामने आई है, फॉल्स जो पूरा मामला है वो सामने आया, अब ये बता दीजिए रेपुटेशन उस छात्र की, उस प्रोफेसर की कौन वापस लौटाएगा? और क्या कोई कार्रवाई उस फर्जी शिकायतकर्ता के खिलाफ होगी? देखिए, पूरी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, कमेटी हैंडल करेगा इसको। कोई भी अगर फर्जी आरोप लगाए गए हैं तो कमेटी उसकी जांच करेगी, उसको दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। अगर वो फर्जी पाया गया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके ऊपर जो है अगर कोई फटकार लगाना होगा तो वो कमेटी फटकार लगाएगी, वो डिसाइड करे उस पर क्या करना है। दिस इज नंबर 1। आपने पहली चीज मुझे कहा कि अगर फर्जी पाया जाता है, अगर फर्जी पाया जाता है, कंप्लीट कर लेने दीजिए ना, पूरा कंप्लीट कर ले। अगर दोषी पाया गया तो वो उस कमेटी को अधिकार होगा कि ये मामले को उसमें वो बाहर कैंपस के बाहर लेके जाए। अगर फॉल्स पाया गया तब
फॉल्स पाया गया तब इस पॉइंट को जरा और क्लियर कीजिए। फॉल्स पाया गया तब? अरे भाई कमेटी का तो काम ही यही है ना कि कमेटी का काम है जांच करना। तपोज जी, कमेटी का काम है जांच करना। मान लीजिए मैंने कोई झूठा आरोप आप पर लगा दिया, कमेटी ने जांच पड़ताल की, जांच पड़ताल में सामने आ गया जी मैंने लगाया था झूठा आरोप तपोज पाल जी पे। अब ये बताइए कमेटी मेरे खिलाफ क्या कर रही है, और तपोज पाल जी की जो इज्जत खो गई इस पूरे प्रकरण में, तपोज पाल जी की इज्जत वापस लाने के लिए कमेटी क्या कर रही है? नहीं ना तो नहीं, आपने आरोप लगाया और मेरे ऊपर आरोप लगाया, तो हम आपका और मेरा दोनों का ही तो कॉन्फिडेंशियल है, वो तो जांच का विषय है। अभी जांच चल रही है कैंपस में। कैंपस में क्या पोस्टर लगा दिए गए क्या आपके और मेरे नाम से कि ऐसे ऐसे जो है आरोप लगे हैं? और क्या आपको लगता है कॉन्फिडेंशियल इतना कॉन्फिडेंशियल रहेगा कि बात अब बाहर ही नहीं आएगी? आपको लगता है कॉन्फिडेंशियल इतना कॉन्फिडेंशियल होगा कि बात बाहर ही नहीं आएगी? ये बात तो पेट में नहीं पच रही है तपोज पाल जी। अरे भाई आपने जो मामला दायर किया वो ऑनलाइन पोर्टल पे किया, और ऑनलाइन पोर्टल में दायर करने के बाद ये उस कमेटी को गई, उस कमेटी ने इस पे जो है बात करना शुरू किया और आपको बुलाया, जैसे भी वो कमेटी एक्ट करे। ठीक है, समझे आपकी बात। फटाफट 40 सेकंड संदीप जी, 40 सेकंड्स में आपका आंसर फटाफट। तपोज पाल जी की बात समझ गए? किस तरीके से आप जो है दोषी ठहरा दे रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर कर दे रहा हूँ 2 मिनट में मोनिका जी क्लियर कर दे रहा हूँ। सब सुन लीजिए, आप अगर बात सुनिए तो सुनिए फटाफट। समता समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पर संस्थान के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान नियमों 7 दिनों के भीतर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। यदि दंड विधि के तहत कोई मामला बनता है तो पुलिस अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। पुलिस अधिकारी के पास जाएगी। तो इसमें और अगर नहीं बनता है तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि जिसने झूठे आरोप लगाए कमेटी उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगी। कहां पे लिखा हुआ है कि कैरेक्टर एसेसिनेशन हुआ है? बहुत कम शब्दों में डॉक्टर ठीक है दोनों रुकिए, कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देने का समय हो चला है। डॉक्टर अनिल सो सॉरी आपके पास में नहीं आ पाई हूँ। बहुत कम शब्दों में, क्या आपको लगता है ये उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा को आगे चलकर एक बड़ा मुद्दा बनेगा और हवा देगा, और क्योंकि आगे आने वाले समय में अब चुनाव भी है? देखिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत इस मामले को जितना गंभीर मोड़ दे दिया गया है, अब मैं तो ये अपेक्षा करता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों से, सभी सामाजिक संगठनों से, सभी जितने भी SC ST सवर्ण और ये जितने संगठन है सभी से अपेक्षा ये है कि इस मामले को में जितना आप इसको आगे लेके जाएंगे, और अगर ये मामला राजनीति का विषय बन गया तो मुझे लगता है इसमें लाभ किसी को नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का विषय ये बन चुका है। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है, ये नियम सिर्फ नियम तक सीमित नहीं रह गए हैं। जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से बवाल की स्थिति देखी जा रही है, जाहिर तौर पर एक राजनीति का मुद्दा बन गया है, और जाति आधारित राजनीति शिक्षा के क्षेत्र में भी देखी जा रही है। लेकिन इसका समाधान क्या होगा, अभी तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। सीधी बात में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।